हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध से संबंधित नहीं है? थीमेटिक एनालिसिस, केस स्टडी, डिस्कोर्स एनालिसिस या फिर सर्वे मेथड। थीमेटिक एनालिसिस, केस स्टडी और डिस्कोर्स एनालिसिस हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है सर्वे मेथड, ये हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक शोध। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वे मेथड, क्योंकि सर्वे मेथड हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्शन रिसर्च साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन रिसर्च की साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट हमारी एक्शन साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग methods is most likely to introduce selection bias। निम्नलिखित में से कौन से सैम्पलिंग मेथड में चयनात्मक पक्षपात को शामिल किया जाता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस दिए जाते हैं, लेकिन जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता है, जो उसके पास इजीली अवेलेबल सैंपल होते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेता है और उन्हीं को आगे स्टडी करता है। इसीलिए इसका राइट आंसर है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। Fourth question is, which statistical measure is used to describe the variability or dispersion of a data set? किसी डाटा सेट में फैलाव को मापने के लिए हम कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं? मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं हम डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए। Next question is, which of the following method is most used in exploratory research? Structured survey, experiments, case studies या फिर descriptive statistics। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडीज। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। और केस स्टडी में भी हम क्या करते हैं, इन डेप्थ में किसी चीज़ को स्टडी करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च को अदर रिसर्च से अलग बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज यूज्ड ऑफ सेकेंडरी डेटा, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल बिहेवियर, फोकस ऑन हिस्टोरिकल डेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनके बीच के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं और उसके इफेक्ट को चेक करते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट प्लेगरिज्म इन अ रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रिया है जो रिसर्च में साहित्यिक चोरी को दर्शाता है? साइटिंग ऑल रिसोर्सेज प्रॉपरली इन द बिब्लियोग्राफी। सेकंड ऑप्शन इज पैराफ्रेजिंग अ सोर्स आइडियाज विदाउट साइटिंग, यूजिंग कॉमन नॉलेज इंफॉर्मेशन, कंडक्टिंग ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पैराफ्रेजिंग अ सोर्स आइडियाज विदाउट साइटिंग। जब हम किसी और के काम को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं और उसको जहाँ से हमने वो आइडिया लिया था उसको साइट नहीं करते, उसको किसी तरह का क्रेडिट नहीं देते, तो इस केस में हमारे पास आ जाता है प्लेगरिज्म। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराफ्रेजिंग अ सोर्स आइडियाज विदाउट साइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which level of plagiarism involves reusing one's own previously submitted work without proper acknowledgement? जब कोई पर्सन अपने पहले के किए हुए काम को यूज करता है बिना किसी प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के या बिना किसी प्रॉपर साइटेशन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्लेगरिज्म, मोज़ेक प्लेगरिज्म, सेल्फ प्लेगरिज्म या फिर एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अपने ही प्रीवियसली काम को यूज कर रहा है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सेल्फ प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म में क्या होता है कि एक पर्सन अपने पहले के किए हुए काम को यूज कर रहा है लेकिन वो साइटेशन नहीं दे रहा, वो रिफरेंस नहीं दे रहा कि मैंने ये काम कहाँ से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म? First option is copying exact text from a source without quoting mark or citation. Option number B, submitting someone else's entire work as your own. Option number C, rewriting text from a source in your own words without proper citation. Option number D, using data from a source without permission. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, rewriting text from a source in your own words without proper citation. पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म क्या होता है? पैराफ्रेज का मतलब होता है कि अपने शब्दों में किसी चीज़ को लिखना। तो पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म होता है कि जब हम किसी और के काम को लेते हैं और उसको अपने शब्द में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ से हमने वो काम लिया था, जहाँ से जो हम ओरिजिनल आइडिया लिया था, उसको प्रॉपर साइटेशन नहीं देते, उस पर्सन को क्रेडिट नहीं देते, तो इस केस में हमारे पास पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following sampling methods ensure that every member of the population has an equal chance of being selected? निम्नलिखित में से कौन से सैम्पलिंग मेथड में सैंपल को चुने जाने के समान अवसर दिए जाते हैं? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर कोटा सैम्पलिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन से सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज कंसर्न्ड विद द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर सेटिंग, पॉपुलेशन एंड टाइम्स? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वैधता है जिसका हम यूज करते हैं अपने रिजल्ट को होल पॉपुलेशन पे जनरलाइज करने के लिए? इंटरनल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी या फिर क्राइटेरियन वैलिडिटी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का यूज हम करते हैं जो हमारे रिजल्ट या फाइंडिंग है, जब हम उन फाइंडिंग को होल पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वैलिडिटी एक्सेस whether a study accurately measured the cause and effect relationship between the variables? वो कौन सी वैधता है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करती है? इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या फिर इकोलॉजिकल वैलिडिटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मेजर करती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रिलायबिलिटी assesses the consistency of results when different observers or raters assess the same phenomena or behavior? जब एक सेम घटना और व्यवहार का दो अलग अलग ऑब्जर्वर और रेटर के द्वारा आंकलन किया जाता है तो इसको हम किस टाइप की रिलायबिलिटी बोलते हैं? टेस्ट रिटेस्ट, इंटरनल, इंटररेटर या फिर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी में क्या होता है, जब एक सेम घटना को दो अलग अलग ऑब्जर्वर के द्वारा एसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a threat to internal validity that occurs when participants in a study change their behavior as a result of knowing they are being studied? पार्टिसिपेंट जब अपने व्यवहार को चेंज कर देता है क्योंकि उसे पता है कि उसे स्टडी किया जा रहा है, तो इसको इंटरनल वैलिडिटी का कौन सा थ्रेट बोलते हैं? सिलेक्शन बायस, मैचुरेशन, हॉथरॉन इफेक्ट या फिर रिग्रेशन टू द मीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉथरॉन इफेक्ट। हॉथरॉन इफेक्ट क्या होता है, जब एक पार्टिसिपेंट अपने व्यवहार को मॉडिफाई करता है क्योंकि उसे पता है कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हॉथरॉन इफेक्ट और इससे हमारी इंटरनल वैलिडिटी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डेटा सेट इफ द मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन एंड द मोड इज लेस देन द मीडियन विच टाइप ऑफ स्क्यूनेस इज एग्जिबिटेड। जब हमारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है मीडियन से और मोड की वैल्यू कम होती है मीडियन से, तो इस केस में हमारे पास कौन सी स्क्यूनेस होती है? पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, जो हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है जब उसकी टेल राइट की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है। जब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की टेल लेफ्ट की तरफ ज़्यादा जा रही है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस को हम डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में किसी तरह की स्क्यूनेस नहीं होती। इसमें क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्वल होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा डेटा सेट है जब हम उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो वेल शेप्ड का दिखता है। इसका मतलब है कि जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है, अगर हम उसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ग्राफ के बीचों बीच अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड को इक्वल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है। जितनी वैल्यू राइट साइड को होगी उतनी ही वैल्यू लेफ्ट साइड को भी होगी। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो स्क्यूनेस होती है उसमें लैक ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्यूनेस में डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता। इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारे पास दो तरह के केस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव स्क्यूनेस हो सकता है या फिर नेगेटिव स्क्यूनेस होता है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि जो मीन की वैल्यू है, पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ज़्यादा होती है मोड से, ठीक है। और जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है उस केस में जो हमारी टेल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन या राइट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं नेगेटिव स्क्यूड की। नेगेटिव स्क्यूड के केस में क्या होता है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की टेल है वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है और इस केस में मोड की वैल्यू ज़्यादा होती है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ज़्यादा होती है मीन से। नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में सबसे ज़्यादा वैल्यू मोड की होती है और सबसे कम वैल्यू मीन की होती है। अगर हम बात करें पॉजिटिव स्क्यूनेस में, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है मीन की और नेगेटिव स्क्यूनेस में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है मोड की। दैट्स ऑल फॉर टुडे।